यहाँ पे हैं और इतनी तादाद में हैं, क्योंकि इनकी टीम है वो दिन रात अच्छा कामकाज करती है और बेस्ट से बेस्ट करती है। और थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपने सारे इन्वेस्टरों को, जिनकी बदौलत या जिनके भरोसे पे आज ये कंपनी टिकी हुई है। अगर इस कंपनी पे भरोसा नहीं करते तो हम आज इस तरीके से और यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो एक बार आप सारे इन्वेस्टरों के लिए तालियां हो जाए इनको। तो हम शुरुआत करते हैं कि जब हम स्टार्टिंग में फर्स्ट में मैं यहाँ पे आया था 2018 में दिल्ली में। वैसे धोलेरा में हम कामकाज करते हुए 2012 से हम कामकाज कर रहे हैं धोलेरा में, लेकिन फर्स्ट मेरा यहाँ पे आना हुआ 2018 में। और 2018 में हमने यहाँ पे सिर्फ 5 प्लॉटों से स्टार्टिंग किया था, सिर्फ 5 प्लॉटों से। उसके बाद में धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया और पहले तो इन बिटवीन कोरोना आ गया था, लेकिन कोरोना में लगभग 2 साल डिस्टर्ब रहे, वो तो पूरा वर्ल्ड वाइड ही डिस्टर्ब थे। फिर कोरोना के बाद में इतना ज़बरदस्त आया कि आज तक हमने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और एनसीआर से अगर हम बातचीत करें टोटल एनसीआर से, तो लगभग 5000 से ज़्यादा प्लॉट होल्डर अपनी कंपनी पे भरोसा किया है। तो हम यहाँ पे हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है और कहाँ तक वो डेवलपमेंट होकर के आगे तक जाएगा, उस चीज़ के लिए बातें करेंगे। लेकिन कुछ हम एक एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं कि जहाँ पे पीछे कुछ सालों पहले जहाँ पे डेवलपमेंट कुछ नहीं था, लेकिन एक ठोस प्लानिंग थी और उस ठोस प्लानिंग के तहत वहाँ पे कितना अच्छा डेवलपमेंट हुआ और वो आज वर्ल्ड के टॉप 10 शहरों में आता है। तो उसका हम एग्जाम्पल लेते हुए स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं इस पिक्चर से। ये पिक्चर सबको दिखाई दे रही है? अगर मैं आपको यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलूँ इस जगह को देखते हुए कि ये जगह है, अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन कौन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर है इस जगह पे। रीजन क्या है? क्या रीजन है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे? डेवलपमेंट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भूल से यहाँ पे चला जाए तो पीने को पानी नहीं होगा, खड़े होने के लिए छांव नहीं है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम अगर आपको बताएं कि यहाँ पे 30 साल में वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो शहर है वो यहाँ पे बनने वाला है और वो 100% गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा, तो कौन कौन व्यक्ति यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? लगभग 50% है। और वो 50% सिर्फ यहीं पे हाथ खड़े कर रहे हैं, लेकिन जैसे बाहर जाएंगे 50% उनमें से भी कम हो जाएंगे। और जैसे घर पे जाएंगे ना, तब तक तो पूरी हवा निकल जाएगी कि यार उस बंजर बियावान बंजर में कौन व्यक्ति जाकर के इन्वेस्टमेंट करेगा, क्या भरोसा गवर्नमेंट का, क्या भरोसा, पता नहीं डेवलपमेंट करे या नहीं करे। सही है गलत है? सही है ना? अगर यहाँ पे अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलूँ तो कौन कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? अब तो पूरा हॉल ही हाथ खड़ा करेगा है कि हम सब इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की टॉप 10 जो सिटी है वो दुबई है और सबको पता ही है। अब अगर ये जो दोनों पिक्चर आप देख रहे हो, इन दोनों पिक्चर में डिफरेंस क्या है? एक डेवलप है और एक अनडेवलप है। और सिमिलरिटी क्या है, समानता क्या है दोनों पिक्चर में? दोनों एक ही जगह की है और सबसे खास बात क्या है, एक ही एंगल से ली गई हैं। ये जो दोनों पिक्चर हैं वो एक ही जगह की हैं और एक ही एंगल से ली गई हैं। ये 1990 का है और वो 2020 का, 30 साल का डिफरेंस। 30 साल में कहां से कहां काया पलट हो गई उस पूरी सिटी। यहाँ पे उस समय इन्वेस्टमेंट कर देता तो क्या होता? आज कितना गुना होगा उन? अगर उस समय हमारे सामने ये अपॉर्चुनिटी जिसको हम इनकेस कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से जिस भी व्यक्ति ने उस समय इन्वेस्टमेंट किया था वो मोर देन 100 टाइम्स उनने, मतलब 100 टाइम्स से भी ज़्यादा उनने ग्रो किया है। तो यही चीज़ें हैं। और इसके साथ में मैं बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे जो बैठे हैं सभी के साथ में एक ना एक बार ये चीज़ आई होगी कि काश उस समय मैंने ये
डिसीजन ले लिया होता तो। सबके साथ में आई हुई है, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे वो सर्विस के मामले में हो, चाहे फिर वो बिजनेस का डिसीजन लेने के मामले में हो। और कई कई व्यक्ति सोच रहे हैं कि भाई शादी के मामले में भी मैंने कहा उस समय डिसीजन ले लिया होता तो, है ना। तो यही चीज़ें हैं धीरे धीरे। तो आज आपके सामने यही मौका है डिसीजन लेने का। ये है शेख जायद रोड है दुबई का, और 30 साल का यहाँ पे ये डिफरेंस है। अब हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं जैकब्स की। यह जैकब्स क्या है कि जो दुबई की जो काया पलट की है वो इसी कंपनी ने की है। इसी कंपनी की प्लानिंग के तहत दुबई स्टार्टिंग से बन रहा था। अब हम बातचीत करते हैं कि इसने लगभग 2040 तक का प्लान बनाया है दुबई का। वैसे ही इस कंपनी की हम बात इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी का कहीं ना कहीं हमारे प्रोजेक्ट में भी रिलेशन है, कि इसी कंपनी की वजह से ही जब दुबई इतना ग्रो किया है तो उसी तरीके से अपने जो प्रोजेक्ट हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दुबई की पाम जुमेरा की। पाम जुमेरा की स्टार्टिंग हुई थी 1991 में और कंप्लीट हुआ था 2008 में, 2008 में कंप्लीट हुआ था। और जिस समय जब वो बन रहा था उसमें ये वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था पाम जुमेरा। जैसे ही वो कंप्लीट होता है अपने एक इंडिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। कोई बता सकता है कि 2008 में इंडिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा स्टार्ट हुआ था इंडिया में 2008 में? 2008 में इंडिया में एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, और वो प्रोजेक्ट कौन सा है? DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। वो 2008 में वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था DMIC। अगर हम इसकी बातचीत करें कि ये किस तरीके से है, तो ये जो DMIC है ये NICDC के अंतर्गत आता है। और इसकी अगर हम टोटल कॉस्टिंग की बातचीत करें तो 90 बिलियन US डॉलर का ये प्रोजेक्ट है, 90 बिलियन US डॉलर का। अभी 90 बिलियन US डॉलर कितनी होती हैं? लगभग 7 से 8 लाख करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। अब तो डॉलर का भाव बढ़ गया तो लगभग 9 लाख करोड़ से ऊपर का ये प्रोजेक्ट है। और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2008 में और ये एंडिंग होगा 2026 में। 2026 में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे आप डिटेल से बातें करते हैं। और इस जो पूरे प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग की है ये वही USA बेस्ड जैकब्स कंपनी है जिसने दुबई को बनाया है, दुबई की प्लानिंग की है, वही उसी कंपनी ने इस DMIC प्रोजेक्ट की प्लानिंग की है। अब हम बातचीत करते हैं, जब ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसमें कुछ पार्टनर्स भी होंगे। अब इसमें पार्टनर कौन कौन है अगर हम उसकी बातचीत करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें 74% की हिस्सेदारी है। और दूसरा है जापान गवर्नमेंट, तो जापान गवर्नमेंट की इसमें लगभग 26% की हिस्सेदारी है। यानी कि हम जो प्रोजेक्ट है DMIC है ये इंडियन गवर्नमेंट और जापान गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के ये प्रोजेक्ट इंडिया में बन रहा है। अब ये किस तरीके से बनेगा, कहाँ कहाँ से ये स्टार्टिंग होगा, तो ये यूपी के दादरी से स्टार्ट हो रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है ये यूपी के दादरी से स्टार्ट हो रहा है। आप ये जो ऑरेंज कलर देख रहे हो ये पूरा DMIC का रूट है और ये लगभग 1480 किलोमीटर का रूट है ये। अब और ये जो ब्लैक आप देख रहे हो ये DFC का रूट है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रूट है, और इसका लगभग 1506 किलोमीटर का ये पूरा लेंथ है। अगर हम इसमें बातचीत करें ये कौन कौन से स्टेट से गुजर रहा है, तो ये सबसे पहले यूपी के दादरी से स्टार्ट होता है। यूपी के बाद में आता है हरियाणा के बाद में आता है राजस्थान, उसके बाद में आता है MP मध्य प्रदेश, उसके बाद में आता है गुजरात, और लास्ट में आता है महाराष्ट्र। इस तरीके से ये 6 स्टेट में ये टोटल पूरा DMIC बन रहा है। और इसकी अगर हम बातचीत करें तो ये जो ऑरेंज डॉट आपको दिख रही हैं, तो इस DMIC के लेफ्ट में 150 किलोमीटर और राइट में 150 किलोमीटर में ये पूरे इस एरिया को कवर करेगा। और इसमें लगभग 11 इंडस्ट्रियल नोड बनेंगे। इसमें टोटल 11 इंडस्ट्रियल नोड बनेंगे, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे बातचीत करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की ऐसी क्या कारण थे कि इस प्रोजेक्ट को इंडिया में लॉन्च किया जा रहा था, कि 2008 में ये इंडिया में लॉन्च हुआ, तो ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि इस
प्रोजेक्ट को इंडिया में लॉन्च किया, तो 2008 में अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट थी? 2008 में यूपीए की गवर्नमेंट थी ना। उस समय जो इंडिया की जो जीडीपी चल रही थी वो लगभग 4.7 से गिर करके कहाँ पे आ गई थी? 3.1% पे आ गई थी। तो इस जीडीपी को, मतलब कि इंडिया की जीडीपी को 2 डिजिट में लाने के लिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 2008 में। अब बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि सर ये तो 2008 में स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट, बंद भी हो जाना चाहिए था क्योंकि गवर्नमेंट आती हैं जाती हैं सेंट्रल में, ठीक है ना। लेकिन जो कोई भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होते हैं उसके बारे में मैं आपको बात बताऊं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कभी भी फेल नहीं होते हैं, वो 100% से सक्सेस होते हैं और कंप्लीट होकर के उसके बाद में ही सारी चीज़ें होती हैं। उसका जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं थोड़ा, 1991 में किसकी गवर्नमेंट थी इंडिया में? 1991 में उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? 1991 में इंडिया के प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, नरसिम्हा राव, ठीक है ना। नरसिम्हा राव जी उस समय प्रधानमंत्री थे और उस समय उदारीकरण नीति आई थी, और उस समय अपने ये जो मनमोहन सिंह जी थे ये वित्त मंत्री थे। तो 1991 में उदारीकरण नीति इंडिया में लागू की गई थी और उसके तहत बहुत सारे कोलोब्रेशन वो है वो इंडिया में हुए थे। मैं एग्जांपल बताऊं पहले, जैसे मारुति और सुजुकी कोलोब्रेशन हुआ था, हीरो होंडा, कवासाकी बजाज, हुआ था ना। काफ़ी कुछ यहाँ पे सबके कोलोब्रेशन हुए थे, और वो कोलोब्रेशन हुए थे 25 साल तक के लिए। 25 साल तक के लिए कि 25 साल तक आपको ये कोलोब्रेशन में रहना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को लॉस हो या प्रॉफिट हो। तो वही चीज़ें हुई, जैसे ही 25 साल हुए, 25 साल होने के बाद में सारी कंपनियां अलग अलग हो गई। वो आप देखते ही हो, हीरो अलग हो गई, होंडा अलग हो गई, कवासाकी बजाज सारी सारी अलग हो गई, टीवीएस सुजुकी सब अलग अलग कंपनियां अलग अलग हो चुकी हैं। लेकिन 25 साल तक ये सारी सारी कंपनियां एक साथ में थी। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल जो गठबंधन होते हैं या इंटरनेशनल जो टर्म एंड कंडीशन होते हैं उनकी वजह से ये सारे सारे कोलोब्रेशन 100% से सक्सेसफुल रहे। और वही इंटरनेशनल जो प्रोजेक्ट है अपना ये DMIC है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये भी 100% से अभी तो कंप्लीट हो ही जाएगा 2026 में। तो ये सारी चीज़ें हैं, चाहे गवर्नमेंट कोई भी आए, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन ये प्रोजेक्ट अपनी जगह पे खड़ा होता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। तो इसमें कोई शक करने वाली कोई गुंजाइश ही नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति सोचते हैं कि अभी तो बीजेपी की सरकार है, तब तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर कल को अगर कोई दूसरी सरकार आ जाएगी तो ये तो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन है उस डेडलाइन के हिसाब से चलता रहेगा और उसी हिसाब से ये कंप्लीट होगा। अब हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं जीडीपी की, कि इंडिया की जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जीडीपी को इम्पेक्ट करने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं, जो जीडीपी को डायरेक्ट इम्पेक्ट करती हैं जिसकी वजह से जीडीपी ग्रो करता है, ऐसी चीज़ें कौन कौन सी हैं जिससे जीडीपी बढ़ता है? और तो अगर हम सारी चीज़ें बताएं तो उसमें सिर्फ हम दो चीज़ों में इसको कवर करते हैं। पहली चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन होता है उससे डायरेक्ट जीडीपी में इम्पेक्ट आता है, क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है और मार्केट में जाता है, अगर वो मार्केट में अगर 2 दिन में जाता है, 2 दिन में पहुंचता है, सपोज दैट कि दिल्ली से अगर मुंबई जाना है किसी चीज़ को, अगर वो 2 दिन में पहुंचेगी तो 2 दिन में पहुंचते ही क्या वो हो जाएगा, कस्टमर के हाथों में आ जाएगा और वो कंज्यूम हो जाएगा। अगर वही प्रोडक्ट अगर 10 दिन के बाद में मिलता है तो क्या हुआ, 10 दिन के बाद में होगा कंज्यूम, तो अपना जो टर्नओवर हुआ, एक तो 2 दिन के बाद में टर्नओवर होता है तो महीने में कितना हुआ, 15 बार टर्नओवर हुआ ना। और एक अगर 10 दिन के बाद में माल की डिलीवरी पहुंचती है तो कितना, महीने में सिर्फ 3 ही बार हुआ टर्नओवर हुआ। तो इससे ये डायरेक्ट जीडीपी पे इम्पेक्ट आता है। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कामकाज किया, और गवर्नमेंट ने सबसे पहले यहाँ पे, और दूसरा आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, इसमें हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? रोड। तो रोड पे गवर्नमेंट ने क्या काम किया वो हम आगे बताएंगे। ट्रांसपोर्टेशन में फिर आती है रेल, फिर आता है एयर, और लास्ट में आता है सी। ये 4 ही चीज़ें हैं जिनसे हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। अब हम बातचीत करते हैं प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन में गुड्स
और सर्विसेज, इन्हीं चीज़ों का हम प्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हम इन चीज़ों के बारे में बातचीत करें तो सबसे पहले है रोड का, कि रोड पे गवर्नमेंट ने क्या काम किया डीएमआईसी में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने दिल्ली टू मुंबई, जो कभी या कभी क्या अभी अगर हम बातचीत करते हैं, लगभग अगर दिल्ली से निकलते हैं मुंबई के लिए ऑन रोड तो लगभग 24 घंटे का सफ़र है आज के दिन। और ये डीएमआईसी जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी तो वो सफ़र घट करके 12 घंटे का हो जाएगा। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये एक्चुअल पिक्चर है जो हाल ही में ली गई है। ये लगभग 1480 किलोमीटर का है, 8 लेन का मेगा एक्सप्रेस हाईवे है। और ये जब कम्प्लीटली ऑपरेशनल हो जाएगा तो दिल्ली से मुंबई की जो दूरी है वो लगभग 12 घंटे की दूरी रह जाएगी। और ये लगभग 929 किलोमीटर ऑपरेशनल हो चुका है। लगभग पूरे प्रोजेक्ट की अगर हम बातचीत करें तो 64% ये ऑपरेशनल हो चुका है। बाकी का जो अभी है वो पेंडिंग है 26%, वो भी लगभग इस साल के एंडिंग तक या लास्ट जो ये जो वित्त वर्ष चल रहा है इस वित्त वर्ष में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसकी अगर हम बातचीत करें तो लगभग यहाँ पे 94 वे साइड एमिनिटीज दी गई हैं। दिल्ली से मुंबई जाते हुए और मुंबई से दिल्ली आते हुए टोटल मिलकर के 94 एमिनिटीज यहाँ पे की गई हैं हर 40 या 50 किलोमीटर के ऊपर, जिसमें आपको चार्जिंग स्टेशन है, पेट्रोल पंप है, 20 बेड का ट्रॉमा सेंटर है, हेलीपैड है, ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। और अगर हम बातचीत करें यहाँ पे तो 6 जगह ऐसी हैं जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के फाइटर विमान भी हम उतार सकते हैं इमरजेंसी में। तो ये इस तरीके से तैयार किया गया है। इसके बाद में हम बातचीत करें तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग भी गवर्नमेंट ने दी है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए या जंगलों को बचाने के लिए। तो यहाँ पे 5 ऐसे वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग दी है। और ये जो फोटो देख रहे हो ये एक्चुअल पिक्चर है अभी की। और गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए लगभग 20 लाख पेड़ भी यहाँ पे लगाए हैं, क्योंकि अगर डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे नेचर को भी नुकसान होता है। तो नेचर को नुकसान से की भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट ने 20 लाख पेड़ भी यहाँ पे लगाए हैं। और हर 500 मीटर पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी गवर्नमेंट ने लगाया है। इसके बाद में बातचीत करते हैं रोड के बाद में आता है रेल। अगर रेलवे की अगर हम बातचीत करें तो इंडिया में जो रेलवे नेटवर्क है वो वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आता है? इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आता है, बता सकते हैं कोई? सेकंड नंबर पे। अब यहाँ पे अगर हम सेकंड नंबर पे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा नेटवर्क रेलवे नेटवर्क है वो चाइना में है और दूसरा है अपना इंडिया में। और अगर मैं इंडियन रेलवे की बातचीत करूं तो इंडियन आर्मी के बाद में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला डिपार्टमेंट कौन सा है? इंडियन रेलवे। और ये हमेशा प्रॉफिट में रहता है। सही है गलत है? इंडियन रेलवे में प्रॉफिट में रहता है या फिर लॉस में रहता है? लॉस में रहता है। एक बार तो आया होगा प्रॉफिट में, लालू जी के टाइम पे एक बार प्रॉफिट में आया था, है ना? तो इसको प्रॉफिट में करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ, अब ये जो रेलवे के डेलीगेशन एक बार गए थे यूरोपीय कंट्री में जहाँ की रेलवे प्रॉफिट में रहती है, वहाँ पे इंडियन डेलीगेशन गया और वहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन किया कि इंडियन रेलवे कैसे काम करती है और फॉरेन रेलवे कैसे काम करती है। अगर हम इंडियन रेलवे की बातचीत करें तो ये हमेशा सोशल वर्क को ज़्यादा प्रभावित करती है या फिर उसी के लिए कामकाज करती है। अगर आज के दिन अगर हम देखते हैं कि अगर कोई पैसेंजर ट्रेन जाती है तो गुड्स की ट्रेन को साइड में खड़ा होना पड़ता है और पैसेंजर ट्रेन को पहले रास्ता दिया जाता है, सही है ना? तो इस तरीके से जो गुड्स की डिलीवरी जो 2 दिन में होनी थी वो कितने दिन में हो रही है अभी? 10 दिन में। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये किया कि इसके साथ साथ में डीएमआईसी के साथ पैरेलल ही एक डीएफसी बना रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जो फॉरेन में इसी तरीके का कल्चर है कि फॉरेन में जो भी गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए ये अलग से ही ये जो फ्रेट कॉरिडोर है। तो रेलवे की अगर हम बातचीत करें तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये एक्चुअल में पिक्चर है और इसको वैसे नाम दिया गया है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, क्योंकि ये फ्रेट कॉरिडोर है। इसको गवर्नमेंट अलग अलग चारों दिशाओं में लेके जाएगी। तो ये एक्चुअल पिक्चर है। अगर इसकी हम बातचीत करें तो लगभग ये 1504 किलोमीटर का है और लगभग 100% ये ऑपरेशनल हो चुका है आज के दिन। और ये लगभग 31 मार्च 2026 को 100% से ऑपरेशनल हो चुका है और 1504 किलोमीटर है इसकी लेंथ। और इसकी अगर मैं खास बात बताऊं तो आज के दिन जो ट्रैक बना हुआ है
आज के दिन जो इंडियन रेलवे का जो ट्रैक बना हुआ है, उस ट्रैक पे सिर्फ 750 मीटर का ही गुड्स का ट्रेन चल सकता है, सिर्फ 750 मीटर का। और एक बोगी की कैपेसिटी आती है 32 टन, 32 टन कैपेसिटी की बोगी चलती है आज के ट्रैक पे। और जो ये डीएफसी का जो ट्रैक बना हुआ है, इस पे 1500 मीटर का ट्रेन चलेगा, मतलब 2 टाइम्स लेंथ हो गई। और एक बोगी में लगभग 72 टन माल आएगा। तो मतलब कि लेंथ डबल हो गई और कैपेसिटी डबल हो गई, तो कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट ने ये चीजें कर दी हैं और ये 100% से अभी ऑपरेशनल है। अब हम बातचीत करते हैं एयर की। हमने यहाँ पे डीएमआईसी में रोड की बातचीत की और रेल की बातचीत की। दोनों ही कनेक्टिविटी 6 के 6 स्टेट, जो डीएमआईसी में जो 6 स्टेट हैं उनको टच करती है या 6 स्टेट को कवर करती है। अब यहाँ पे एयरपोर्ट की बात है कि एयरपोर्ट किसको दिया जाए। तो एयरपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था, कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, क्योंकि 6 स्टेट हैं तो 6 के 6 स्टेट डिमांड कर रहे थे कि हमें कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिले। तो गवर्नमेंट ने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए और वो पैरामीटर ये थे कि उनमें जो सबसे अव्वल होगा उसको ये कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया जाएगा। अब हम बातचीत करते हैं कार्गो ये जो एयरपोर्ट में, तो हम उस स्टेट की बातचीत कर रहे हैं जो 6 स्टेट हैं उनमें, जो स्टेट इंडिया की जीडीपी में लगभग 8.3% की हिस्सेदारी रखता है। अगर ऑल ओवर इंडिया का अगर वैल्यू निकालें एग्जाम्पल के रूप में, अगर 100 रुपये होता है तो ये स्टेट का जो कंट्रीब्यूट है वो 8.3 है। अगर हम कार्गो की बातचीत करते हैं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया का 40% कार्गो हैंडलिंग ये स्टेट करता है। अगर 100 कंटेनर अगर फॉरेन में जाते हैं तो 40 कंटेनर ये एक अकेला स्टेट यहाँ पे भेजता है। अगर हम बातचीत करते हैं कि टोटल इंडस्ट्री का आउटपुट कितना है, तो ऑल ओवर इंडिया का 18 to 20% जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है ये स्टेट रखता है। और अगर हम बातचीत करते हैं जीएसडीपी की, तो लगभग वो 25 लाख करोड़ रुपए के लगभग है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और वो स्टेट कौन सा है? वो स्टेट है गुजरात। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसको दिया? गुजरात को दिया। अब बात आती है सी। अब है कि सी पोर्ट किसको दें। तो हम यहाँ पे डीएमआईसी की बातचीत कर रहे हैं और डीएमआईसी में 6 स्टेट के में बात कर रहे हैं। तो 6 स्टेट में ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जिनको कोस्टल एरिया टच करता है? महाराष्ट्र और गुजरात, ये दोनों स्टेटों को कवर करता है। अब बातचीत करते हैं गुजरात और महाराष्ट्र की। तो ये 2 स्टेट हैं जिनको कोस्टल एरिया कवर करता है, टच करता है। महाराष्ट्र में जगह नहीं है, तो बचा कौन सा स्टेट? गुजरात। तो सी पोर्ट किसको मिला? गुजरात को। अब यहाँ पे अगर हम बातचीत करते हैं कि जो डीएमआईसी है, डीएमआईसी में 6 स्टेट हैं, 6 स्टेट में से अब एक अकेला स्टेट ऐसा निकल करके आया है जिनको चारों कनेक्टिविटी मिली है। वो कौन सा स्टेट है? गुजरात। एक तो सबसे पहले ये चीज है, और दूसरी चीजें हैं कि टोटल पूरे डीएमआईसी में 11 इंडस्ट्रियल नोड हैं और सबसे बड़ा जो नोड है वो गुजरात में आया है। जो सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल नोड है वो किस में आया है? गुजरात में आया है। और गुजरात में भी कहाँ आया है? धोलरा में आया है। वो आया है धोलरा, वो आया है धोलरा में। अब हम धोलरा के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमने डीएमआईसी के बारे में मैं बातचीत कर ली कि ये 6 स्टेट में बन रहा है। इंडिया की जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए ये बनाया जा रहा है। इसमें जीडीपी में 2 इम्पैक्ट करते हैं, प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन है तो ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन के बारे में हमने यहाँ पे देखा। अब हम बातचीत करते हैं यहाँ पे धोलरा एसआईआर की। कि धोलरा एसआईआर में क्या है कि जो डीएमआईसी का जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल नोड है वो है धोलरा एसआईआर। क्योंकि ये मेन इंपोर्टेंट क्यों है धोलरा एसआईआर, इसके बारे में भी हम आगे बातें करेंगे। अब ये है कि धोलरा आता कहाँ पे है। तो धोलरा पहुंचने के लिए गुजरात में हम अहमदाबाद से जा सकते हैं, उसके बाद में बड़ौदा से जा सकते हैं, भावनगर से जा सकते हैं और राजकोट से जा सकते हैं। तो ये 4 मेजर सबसे जो नियर बाई जो सिटी हैं वो ये 4 हैं। लगभग अहमदाबाद 75 किलोमीटर है, बड़ौदा 130 किलोमीटर, भावनगर 65 और राजकोट 170 किलोमीटर है। इन 4 जगहों से हम धोलरा में जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं धोलरा कितना बड़ा है। तो धोलरा का टोटल एरिया है 920 स्क्वायर किलोमीटर।
पूरे टोटल जो धोलेरा है उसका एरिया है 920 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये कितना बड़ा होता है, इसका अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो हम एग्जांपल देते हैं सिंगापुर से। सिंगापुर कंट्री से लगभग ये 1.5 गुना ज्यादा बड़ा एरिया है। सिंगापुर कंट्री से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा एरिया है धोलेरा SIR। अब हम बात करते हैं, धोलेरा का तो नाम हमने देखा, लेकिन धोलेरा के आगे एक वर्ड लगता है SIR, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। तो ये क्या चीज है? ये अगर हम बातचीत करें तो SIR जो है, वर्ल्ड में सबसे पहला SIR एक्ट लाने वाली कंट्री है चाइना। SIR एक्ट, वर्ल्ड में सबसे पहला SIR एक्ट लाने वाली कंट्री है चाइना। और सबसे पहला जो सिटी बना था वो बना था संघाई। अगर आज के दिन अगर हम चाइना का नाम लेते हैं तो सबसे पहले कौन सा नाम निकलता है? संघाई। और इंडिया में सबसे पहला SIR एक्ट लागू करने वाला स्टेट कौन सा है? गुजरात। SIR एक्ट लागू करने वाला स्टेट कौन सा है? गुजरात। और इंडिया का सबसे पहला SIR कौन सा बन रहा है? धोलेरा SIR। तो सर वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन अगर हम इंडिया का नाम लेंगे तो सबसे पहले कौन सा नाम निकलेगा? धोलेरा SIR। तो ये है। अब ये SIR काम क्या करता है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये जो टोटल पूरी जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं उनकी इंडस्ट्रियों की सेफ्टी सिक्योरिटी का कामकाज SIR एक्ट करता है। एग्जाम्पल के रूप में टाटा नैनो का प्लांट सबसे पहले कहां था? टाटा नैनो का प्लांट कहां था पहले? वेस्ट बंगाल में था ना, सिंगूर में। वहां टाटा नैनो का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था। प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद में उसको रातों रात बंद करना पड़ा। तो ऐसी कंडीशन किसी दूसरी इंडस्ट्री के साथ में नहीं आए, किसी दूसरी कंपनी के साथ में नहीं आए। तो उन इंडस्ट्री का या उन कंपनियों की सेफ्टी सिक्योरिटी का कामकाज कौन करता है? SIR एक्ट करता है। तो सर SIR एक्ट लागू होने के बाद में गुजरात में लगभग 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आ चुका है, SIR एक्ट लागू होने के बाद में। अब हम धोलेरा के बारे में बातचीत करें तो 26 जनवरी 2015 से पहले धोलेरा एक ग्राम पंचायत हुआ करता था। धंधुका तालुका में, धंधुका तहसील में ये धोलेरा ग्राम पंचायत हुआ करता था। और 26 जनवरी 2015 को आधिकारिक रूप में इसको तहसील बना दिया। और इस तहसील के अंडर में 33 गांव गवर्नमेंट ने दे दिए। और 22 गांव, ये जो 33 गांव हैं ये टोटल धोलेरा तहसील में आते हैं। और इसके अंडर में 22 गांव हैं, उनको SIR एक्ट में लागू कर दिया गवर्नमेंट ने। 22 गांवों को SIR एक्ट लागू कर दिया। अब इसमें अगर हम बातचीत करें तो इसमें किसकी हिस्सेदारी है, तो यहाँ पे धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड है जो इसको पूरा कार्यभार संभालती है, पूरे धोलेरा को देखती है। इसमें लगभग 51% गुजरात गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है और 49% सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है। अब इसकी अगर हम टाउन प्लानिंग की बातचीत करें तो लगभग 422 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे टाउन प्लानिंग टोटल की गई है। यहाँ पे आप जो राउंड में देख रहे हो ये एक्टिवेशन एरिया है, जो 22.54 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो गवर्नमेंट ने बना दिया है। और ये इसका फेज 1 है। फेज 1 इसको अभी लगभग 2026 में कंप्लीट हो जाएगा और इसको सुचारू रूप से चालू कर दिया है। आप धोलेरा गए हों, विजिट भी किया है तो आपने देखा होगा यहाँ पे। ये फेज 2 में लगभग 2025 से 30 में इसका फेज 2 चलेगा। और इसमें एक्सपेंशन ऑफ ऑल टीपीज, यानी जितने भी टीपी है उनका एक्सपेंशन यहाँ पे किया जाएगा। और फेज 3 में जो 30 से 40 है ये लार्ज स्केल पे अर्बनाइजेशन का कामकाज होगा, यहाँ पे लोगों का बसने का कामकाज होगा। और जो बातचीत लास्ट आती है फुल मेच्योरिटी, वो 2045 तक पूरा का पूरा धोलेरा बन जाएगा। और वो किस तरीके का बनेगा वो हम आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो ये इस तरीके का गवर्नमेंट का पूरा टीपी प्लान है। 30 साल का प्रोजेक्ट है। जैसे दुबई का 30 साल का प्रोजेक्ट था, जेकब्स कंपनी ने 3 फेज में दुबई को 30 साल का प्रोजेक्ट में डेवलप किया है, वैसे ही जेकब्स ने 30 साल का प्रोजेक्ट किसका रखा है? धोलेरा का रखा है। और वैसे ही टाइम टू टाइम यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका काम बहुत धीमे से चल रहा है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे नहीं, बहुत फास्ट चल रहा है। हम सोच भी नहीं सकते इतना फास्ट इसका काम काज चल रहा है। अगर हम बातचीत करें कि एक टीपी फाइनल करते हैं, एक टीपी फाइनल करते हैं तो उसमें लगभग 5000 हेक्टेयर से लेकर के 7500 हेक्टेयर लैंड होती है एक टीपी में। और एक टीपी को फाइनल करने में लगभग 5 साल का समय लगता है एक टीपी में। यहाँ पे 3 फेज हैं
और 3 फेस में 6 टीपी हैं, तो 6 टीपी को फाइनल करने में कितना टाइम लगता था? 30 साल का। लेकिन गवर्नमेंट ने 2008 से लेकर के 2012 में लगभग 4 साल में पूरी की पूरी 6 की 6 टीपी का कामकाज कंप्लीट कर दिया, प्लानिंग का कामकाज 100% से कर दिया। तो ये इतना फास्ट कामकाज चल रहा है। अब हम बातचीत करते हैं कि DMIC देखा हमने, धोलेरा देखा, लेकिन हम यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट रहेंगे। धोलेरा में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट रहेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो है कि बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो एक्चुअल में तो एंड यूजर होते हैं, लेकिन वो बात क्या करते हैं कि हम तो इन्वेस्टर हैं और हमने इन्वेस्टमेंट किया है। सही है ना? जैसे कि अगर वो हमने फर्स्ट टाइम में जो पिक्चर दिखाई थी आपको दुबई की, ठीक है ना, 30 साल पहले की और 30 साल बाद की, तो उस पिक्चर को देखते हुए ये पता लगता है कि वर्ल्ड के 95% लोग हमेशा आंखों से इन्वेस्टमेंट करते हैं। सही है या गलत है? सही है ना, कि वर्ल्ड के 95% लोग हमेशा आंखों से ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो 5% लोग हैं वो हमेशा प्लानिंग पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। और सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? प्लानिंग वाले। लेकिन जो प्लानिंग करते हैं वो 1 साल 2 साल 3 साल की प्लानिंग नहीं करते। जो प्लानर होते हैं उनका मिनिमम जो होल्डिंग टाइम रहता है, एक लैंड में होल्डिंग टाइम रहता है 5 से 10 साल का, मिनिमम 5 साल का रहता है कि 5 साल तक तो वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड करके ही चलते हैं। जो उन्होंने जो रिटर्न एक्सेप्ट किया था तो वो रिटर्न उनको 5 साल के बाद में 100% से मिलता है। तो वही चीजें हैं। अब अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, हम बात कर रहे थे यहाँ पे इन्वेस्टर की और एंड यूजर की। अगर एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊं कि अगर मुझे यहाँ पे, हम जहाँ पे बैठे हैं इसके 5 किलोमीटर सराउंडिंग में जमीन का क्या भाव है आज के दिन? हम जहाँ पे बैठे हैं अगर मुझे 100 गज का प्लॉट लेना है 5 किलोमीटर के नियर बाई, तो क्या रेट में मिलेगा मुझे? हाँ, 2.5 से 3 करोड़ में मिलेगा ना। सपोज दैट कि चलो 3 करोड़ में मिलेगा, मतलब कितना हुआ? 3 लाख रुपया गज का भाव हुआ। अब बात आती है यहाँ पे कि इन्वेस्टर, अगर मैं एज ए इन्वेस्टर हूं, अगर मैं एज ए इन्वेस्टर हूं तो इन्वेस्टर को क्या चाहिए? हाँ, इन्वेस्टर को हमेशा 2 चीजें चाहिए होती हैं। पहली चीज क्या है? सेफ्टी सिक्योरिटी, और दूसरी रिटर्न। ठीक है ना? और दूसरा आता है एंड यूजर। अगर मुझे यहाँ पे मकान बना करके रहना है या फिर मुझे यहाँ पे मेरा बिजनेस सेटअप करना है, तो मैं क्या हो गया? एंड यूजर। और एंड यूजर को एप्रिसिएशन की नहीं पड़ी होती है, नहीं होती ना, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे रहना है या फिर मुझे मेरा यहाँ पे बिजनेस करना है। तो जो कनेक्टिविटी देखते हैं, फैसिलिटी देखते हैं, वो कौन देखते हैं? एंड यूजर देखते हैं। ठीक है ना? अब अगर मैं एज ए इन्वेस्टर हूं तो क्या, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि 10 साल में, तो 10 साल में कितना ग्रोथ हो सकता है? अगर मैंने 100 गज का प्लॉट लिया है 3 करोड़ का, तो 10 साल में क्या रेट हो सकता है यहाँ पे? सब प्रॉपर्टी वाले हो, बता सकते हो? डबल होगा 10 साल में? हाँ, कितना होगा? 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना मान लेते हैं कि 10 साल में 3 गुना होगा। अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि या उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि जहाँ पे 10 साल में 10 गुना हो? मुझे कौन सी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? हाँ, जहाँ पे 10 साल में 10 गुना हो वहां पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये चीज अपने को खास तौर से ध्यान रखनी है कि मैं एज एंड यूजर हूं या इन्वेस्टर हूं। अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर लैंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो कम से कम आपकी होल्डिंग टाइम जो आपका है वो 5 साल का होना चाहिए, वो होना ही होना चाहिए, तो आप अच्छा रिटर्न ले पाओगे। अब अगर हम बातचीत करते हैं यहाँ पे कि धोलेरा में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, तो यहाँ पे हम बातचीत करते हैं कि 10x यहाँ पे होने की पूरी पूरी संभावना है। और वो क्यों है, उसके पीछे के हम रीजन बताते हैं कि ग्रोथ फैक्टर किस तरीके से कामकाज करता है और कहाँ पे ये लगता है। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं कनेक्टिविटी। हम देखते हैं ना कि यहाँ से मेट्रो ट्रेन की कनेक्टिविटी हो गई है या हाईवे की कनेक्टिविटी हो गई है, तो रेट अप्रिसिएशन होते हैं, अप्रिशिएट होते हैं लैंड के। तो कनेक्टिविटी है, ये ग्रोथ फैक्टर में कामकाज करती है। दूसरी है सस्टेनेबिलिटी, ये भी ग्रोथ फैक्टर में कामकाज करती है।
तीसरी है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये काम करती है, फिर टूरिज्म काम करता है, और फिर आता है इंडस्ट्री। ये 5 जो सेक्टर हैं ये हमेशा प्रॉपर्टी की रेट को बढ़ाते हैं। ये जो 5 के 5 सेक्टर हैं। अब धोलेरा में कौन कौन से सेक्टर में किस तरीके से हुआ है, अगर हम बातचीत करते हैं कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी में क्या है, धोलेरा में लार्जेस्ट कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया है। धोलेरा में लार्जेस्ट कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया है। और ये आप जो पिक्चर देख रहे हो ये एक्चुअल पिक्चर है, और यहाँ पे लगभग लास्ट मंथ में फ्लाइट को उतार करके इसकी टेस्टिंग भी गवर्नमेंट ने कर ली है, और अगले साल से ये 100% से ऑपरेशनल हो जाएगा। ये एक्चुअल पिक्चर है, क्योंकि यहाँ पे जब जेवर एयरपोर्ट का अनाउंसमेंट हुआ था तो जो प्लानिंग वाले बंदे थे उन्होंने पहले से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया था, और जब एयरपोर्ट ऑपरेशनल हुआ उसके बाद में और जब प्लानिंग हुआ था उसमें कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, मोर देन 20 टाइम्स, है ना, 20 गुना का फर्क है। जब जेवर एयरपोर्ट की जब प्लानिंग हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी, तब से लेकर के और जब एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया उसमें मोर देन 20 टाइम्स का फर्क है। तो वही चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ पे तो अभी ये बन भी चुका है। ये जो एयरपोर्ट है इसमें रनवे है, दो रनवे है, अभी तक सिर्फ एक ही रनवे बना है, वो 4000 मीटर का, लगभग 4 किलोमीटर का रनवे इसमें बन चुका है, और लगभग 2027 में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके बाद में है कि धोलेरा से लेकर अहमदाबाद से लेकर के धोलेरा को कनेक्ट किया गया है एक्सप्रेस वे से। जो पहले अहमदाबाद से धोलेरा आने में 2 से ढाई घंटे का सफ़र होता था, टाइम लगता था, आज के दिन वो टाइम घट करके मात्र 45 मिनट में हम अहमदाबाद से धोलेरा आ सकते हैं। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये एक्चुअल पिक्चर है धोलेरा की, जो यहाँ पे बन चुका है। वैसे ये टोटल 109 किलोमीटर का बना है, अहमदाबाद से लेकर के धोलेरा का जो एंडिंग छोर है वहाँ तक, लेकिन जब धोलेरा स्टार्टिंग होता है वो आता है 71 किलोमीटर का। फिर कनेक्टिविटी में धोलेरा अहमदाबाद के बीच में सेमी हाई स्पीड मेट्रो ट्रेन जो है वो भी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है। लगभग इसका 20,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुका है, प्लानिंग हो चुकी है, डिमार्केशन हो चुका है, कामकाज इसका चालू है। और इसको ये जो ट्रेन है ये लगभग 284 विलेजेस को कनेक्ट करेगी। तो 284 गांवों के जो लोग हैं उनको ये डायरेक्ट बेनिफिट ये प्रोजेक्ट देगा। अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर दिन रात काम का चल रहा है, क्योंकि इंडिया में 2030 में गेम आने वाले हैं, इंटरनेशनल गेम। कौन से गेम आ रहे हैं इंडिया में 2030 में? कॉमनवेल्थ गेम। कहाँ पे आ रहे हैं ये? गुजरात के अहमदाबाद में आ रहे हैं। और धोलेरा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? अहमदाबाद में ही है। धोलेरा जो है वो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो मैं आपको दिखा दूंगा जब कॉमनवेल्थ गेम होंगे तो लगभग 3 से 4 गेमों की मेजबानी कौन करेगा? धोलेरा एसआईआर करेगा। और उसके लिए एयरपोर्ट पहले से रेडी कर दिया है गवर्नमेंट ने, एक्सप्रेसवे पहले से रेडी कर दिया है, और हमें लगता है कि कॉमनवेल्थ गेम से पहले पहले ये मेट्रो ट्रेन भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर वहाँ पे अगर हम कनेक्टिविटी की बातचीत करते हैं तो सी पोर्ट की कनेक्टिविटी अगर हम धोलेरा से काउंट करते हैं, क्योंकि धोलेरा में तो आने वाला है, फिर भी जो घोघा पोर्ट है वो 74 किलोमीटर है, पिपावाव पोर्ट 200 किलोमीटर, कांडला 300 है, और मुंद्रा पोर्ट 350 किलोमीटर है। ये उसकी रेंज में है सारे। उसके बाद में है आत्मनिर्भरता, क्योंकि कोई भी शहर होता है या कोई भी देश होता है उसको आत्मनिर्भर होना जरूरी है। आत्मनिर्भर किन किन चीज़ों से होता है? सबसे पहले होता है एनर्जी में, ठीक है ना। तो ये धोलेरा अपने आप में आत्मनिर्भर कैसे है? सबसे पहले ये आया है एनर्जी में। तो लगभग 4400 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट गवर्नमेंट ने वहाँ पे बना रही है। उसमें से 300 मेगावाट का जो प्लांट है वो बन चुका है, ऑपरेशनल हो चुका है। अगर एग्जांपल लेते हैं कि 4400 मेगावाट कितना होता है, तो लगभग बिहार स्टेट को, पूरे बिहार स्टेट को जितनी बिजली चाहिए ना उतनी बिजली होती है 4400 मेगावाट। अब आप इससे आइडिया लगा लो कि अगर 4400 मेगावाट सिर्फ एक शहर के लिए अगर गवर्नमेंट ने अगर नोटिफाई किया है तो कितना बड़ा ये शहर बनने वाला है, या कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां यहाँ पे आने वाली हैं जिनको एनर्जी इतनी चाहिए, जिनको बिजली का कंजप्शन इतना चाहिएगा। फिर बात आती है वाटर और वेस्ट वाटर। इनका भी गवर्नमेंट ने अच्छा प्रावधान किया है, 100% रिसाइकल वाटर यहाँ पे कर दिया है, और ये जो आप देख रहे हो ये ऑपरेशनल हो चुके हैं आज के दिन। उसके बाद में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है ये भी स्टार्ट हो चुका है।
इसके बाद में स्ट्रॉम वाटर मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे कम्प्लीटली पहले से ही बना दिया है। अब ये जो आप जो रिवर देख रहे हो ये मैन मेड रिवर है और ये लगभग 14 किलोमीटर की बनेगी, अभी लगभग 6 किलोमीटर की बनी हुई है, बाकी ये 14 किलोमीटर की बन जाएगी टोटल कम्प्लीटली ये होने के बाद में। इसके बाद में है पावर मैनेजमेंट, पावर का प्रोडक्शन कर रही है टाटा एनर्जी, और उसका जो यहाँ पे सप्लाई है ये टोरेंट पावर कर रही है, ये यहाँ पे एक्चुअल पिक्चर है। फिर यहाँ पे समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने के लिए भी ये प्लांट लगाया गया है, ये इजराइल की टेक्नोलॉजी के तहत बना हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ बेंचमार्क गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं, क्योंकि वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही सिटी ऐसी हैं जिनको प्लेटिनम रैंकिंग अवार्ड दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात है सर, कि वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही ऐसे शहर हैं जिनको प्लेटिनम रैंकिंग अवार्ड दिया गया है, और उसमें से पहला सिटी है वॉशिंगटन डीसी जिसको प्लेटिनम रैंकिंग अवार्ड दिया गया है, और दूसरा सिटी कौन सा आता है, धोलेरा SIR। अब बहुत सारे व्यक्ति तो सोचोगे, अब बहुत सारे व्यक्ति सोचते होंगे भाई धोलेरा तो बना ही नहीं है लेकिन उसको प्लेटिनम रैंकिंग अवार्ड दिया गया है, तो वो मैं आपको बताऊं कि वो उसको किस आधार पे दिया गया है, और मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा साथ साथ में। जैसे कि यहाँ की जो रोड की डिजाइन है वो लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर जैसी जो कंट्री हैं उनके जैसे यहाँ पे ये रोड की डिजाइने हैं, वो आप जाकर के देख सकते हो। उसके बाद में वाटर और वेस्ट वाटर का जो प्लानिंग किया गया है वो सिंगापुर, कैलिफोर्निया और हांगकांग जैसे शहरों जो हैं वैसे किया गया है। अगर हम वेस्ट वाटर ये की जो बातचीत करते हैं वाटर की, तो सिंगापुर कौन कौन जाके आए हैं, सिंगापुर आप गए हो, तो वहाँ पे क्या होटल में पानी की बोतल देते हैं, नहीं देते ना। वो क्या बोलते हैं कि हम आपको इतना शुद्ध पानी देते हैं कि आप हमारे नल का पानी भी पी सकते हो, सही है ना। वहाँ पे मतलब ऑन कॉल पे आप वाटर बोतल मंगा सकते हो, एक अलग बात है, लेकिन वहाँ पे होटलों में पानी की बोतल नहीं मिलती, आपको वहाँ पे टैप वाटर पीना पड़ता है। तो गवर्नमेंट यही बोलती है कि हम आपको इतना शुद्ध पानी देंगे कि यहाँ पे भी आपको वैसी ही आपको फैसिलिटी धोलेरा में प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके बाद में पावर और ICT सिंगापुर, लंदन, कनाडा, डेनमार्क जैसी यहाँ पे है। उसके बाद अर्बन प्लानिंग लंदन, शिकागो जैसी है। फिर सॉलिड वेस्ट है ब्रुसेल्स, सोंगडो और न्यूयॉर्क जैसा है, और स्टॉर्म वाटर है ब्रुसेल्स, सोंगडो और न्यूयॉर्क जैसा है। ये सारी की सारी फैसिलिटी आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी आपको धोलेरा में मिलने वाली हैं। अब जैसे बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि सर दुबई है, दुबई तो वर्ल्ड के टॉप 10 शहरों में आता है ना, लेकिन उसको ये जो प्लेटिनम रैंकिंग अवार्ड क्यों नहीं दिया गया, इसके पीछे का रीजन है कि लास्ट ईयर में दुबई में अच्छी खासी बारिश हुई थी ना, तो 3 दिन कंटिन्यू दुबई है वो बंद रहा था। किसकी वजह से, पानी की निकासी की वजह से, कि पानी का निकास नहीं हो पाया, बाढ़ टाइप में आ गई है, तो यह स्टॉर्म वाटर की फैसिलिटी वहाँ पे दुबई में नहीं है, इसकी वजह से उसको प्लेटिनम रैंकिंग अवार्ड नहीं मिला। और ये सारी की सारी फैसिलिटी आपको धोलेरा में मिलने वाली है, और आप ये जो फैसिलिटी है वो आज के दिन जाकर के देख भी सकते हो। जो 22.54 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया गवर्नमेंट ने बनाया है उसमें सारी फैसिलिटी आपको अवेलेबल मिलेगी। और ये किस तरीके की फैसिलिटी है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे हर चीज़ अंडरग्राउंड है, चाहे गैस की लाइन है, ICT, पावर, पोर्टेबल वाटर, रिसाइकल वाटर, सारी की सारी अंडरग्राउंड चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो जितने भी स्ट्रीट पोल लगे हुए हैं, आप जब भी धोलेरा विजिट करोगे, एक्टिवेशन एरिया में जाओगे, तो हर स्ट्रीट पोल के ऊपर आपको एक राउटर दिखाई देगा, हर 20-20 फीट पे एक राउटर लगा हुआ है। पूरी पूरी सिटी है वो वाईफाई सिटी है। अगर कहीं से अगर पानी का पाइप भी लीकेज है तो हमें फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को, वहाँ के बंदे आएंगे और ऑटोमेटिक और आएंगे और टनल में जाकर के उसको ठीक करके वापस चले जाएंगे। तो इस तरीके की ये एडवांस सिटी है। अब हम बातचीत करते हैं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने क्या क्या कामकाज किया है। तो गवर्नमेंट ने ABCD बिल्डिंग है, ये दिसंबर 2018 में कम्प्लीटली बना दिया है गवर्नमेंट ने। इसमें अभी बहुत सारे कामकाज चालू हैं। GTC बिल्डिंग वहाँ पे बन रही है, गुजरात ट्रेड सेंटर। ये एक ऐसी बिल्डिंग है, जैसे कि हम देखते हैं ना हर कंट्री की एक आइकॉनिक बिल्डिंग होती है या शहर की आइकॉनिक बिल्डिंग है, तो धोलेरा की एक आइकॉनिक बिल्डिंग होगी। इसमें 3 कनेक्टिविटी होंगी, रोड कनेक्टिविटी, अंदर से 10 लेन का मेगा हाईवे बिल्डिंग के अंदर से जाएगा, रेल कनेक्टिविटी, मेट्रो ट्रेन अंदर से जाएगी, और एयर कनेक्टिविटी, हेलीपैड यहाँ पे होगा। तो ये 3 कनेक्टिविटी इस बिल्डिंग में होगी, तो ये भी बनेगी। फिर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, इसका कामकाज चालू है आज के दिन, लगभग 400 बेड का
ये बन रहा है। फायर स्टेशन है, इसका भी आज के दिन कामकाज चालू है। इंटीग्रेटेड स्कूल है, इसका भी आज आप जाओगे तो इसका भी कंस्ट्रक्शन का कामकाज चालू दिखेगा आपको। और यहाँ पे गुजरात स्पेशल एजुकेशन जोन, यहाँ पे जोन बनाया है यहाँ पे एजुकेशन के लिए। लगभग उसमें गवर्नमेंट ने 5,000 एकड़ लैंड एक्वायर की है और उसमें से 1,000 एकड़ में अभी पहले प्लानिंग कर चुके हैं। जैसे कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो जनरेशन है, वो एजुकेशन करने के लिए फॉरेन कंट्रियों में जाती है, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे ये फैसिलिटी की है कि लोग फॉरेन में नहीं जाएं, क्योंकि अगर ये नई जनरेशन अगर फॉरेन में जाती है तो इंडिया का जो ब्रेन है वो फॉरेन में ही जाकर के रह जाता है, तो वो इंडिया के काम नहीं आता। तो हम यही सोचते हैं कि वो ब्रेन को हम इंडिया में रोकें, तो उसके लिए यहाँ पे फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है। उसके बाद में है कि जब इतना बड़ा शहर होगा, पॉपुलेशन आएगी, तो उसके लिए टूरिज्म में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। तो यहाँ पे ब्लैक बक सेंचुरी ये नेशनल पार्क है, ये लगभग 1976 में गवर्नमेंट ने बना दिया था और ये लगभग 34 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे नेशनल मैरीटाइम, ये लोथल है, हेरिटेज प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी गवर्नमेंट इसको बना भी रही है और बना भी दिया है। अगर मैं लोथल की बातचीत करूँ, जैसे हम पहले पढ़ाई में ये जो करते थे, तो हमारी जो मानव सभ्यता कहाँ पे विकसित हुई उसके अवशेष मिलते थे ना, कालीबंगा है ना, मोहनजोदड़ो, तो वैसा ही यहाँ पे लोथल में है। तो लोथल में भी वैसे ही मानव सभ्यता के अवशेष मिले हुए हैं। तो यहाँ पे आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का यहाँ पे टोटल सारा सेटअप बना हुआ है। और पहले किस तरीके से लोग व्यापार करते थे लोथल में, तो उसका बाकायदा आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो ये वहाँ पे गवर्नमेंट ने बना दिया है लोथल में। यहाँ पे फिर है कि इंडस्ट्री, इस सिटी में इंडस्ट्री कौन कौन सी आने वाली है, तो इंडस्ट्रियों के बारे में हम बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8 सेक्टर आ रहे हैं। हम यहाँ पे अगर इंडस्ट्री की बातचीत करते हैं तो 8 सेक्टर आ रहे हैं। अगर एक सेक्टर आता है तो उससे पूरा शहर का शहर खड़ा हो जाता है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो जमशेदपुर को हम किस इंडस्ट्री से जानते हैं? स्टील से जानते हैं ना। जब 1908 में जब उसका प्लांट लगा था वहां पे, तब वहां पे कुछ भी नहीं था, एक जंगल हुआ करता था। सिर्फ एक प्लांट की स्टार्टिंग हुई थी 1908 में। उसके बाद में आज पूरा का पूरा शहर खड़ा हो गया, सिर्फ एक प्लांट की वजह से या एक सेक्टर की वजह से पूरा का पूरा शहर खड़ा हो गया। अगर हम बातचीत करते हैं सूरत की, तो सूरत को हम कौन सी इंडस्ट्री से जानते हैं? डायमंड और टेक्सटाइल, ठीक है ना। हम पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद को आईटी से जानते हैं ना। यानी कि अगर एक सेक्टर होता है तो उसे पूरा शहर खड़ा हो जाता है। गुड़गांव को आईटी और ऑटो इंडस्ट्री, है ना, आईटी और ऑटो इंडस्ट्री के रूप में हम गुड़गांव को जानते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब जब जहाँ जहाँ जो इंडस्ट्री आती है या जो कोई सेक्टर आता है तो प्रॉपर्टी के भाव आसमान छूने लग जाते हैं। वो हम सब जानते भी हैं और हम सब ने देखा भी है। तो वही चीज़ें हैं कि अगर एक सेक्टर से अगर पूरा शहर खड़ा हो सकता है, तो धोलेरा में कितने आ रहे हैं? 8 सेक्टर आ रहे हैं सर, 8 सेक्टर। अब 8 सेक्टर कौन कौन से आ रहे हैं? एरोस्पेस एंड डिफेंस आ रहा है, फार्मास्यूटिकल, सोलर, ऑटोमोबाइल्स, आईटी, हेवी इंजीनियरिंग, एग्रो और इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 8 सेक्टर धोलेरा में आ रहे हैं। और इनमें कौन कौन सी कंपनियां आ चुकी हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर का प्लांट। टाटा का सेमीकंडक्टर का प्लांट सभी को पता है भाई, हाँ गुजरात में आ रहा है, लेकिन गुजरात में भी कहाँ आ रहा है? धोलेरा में आ रहा है। इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो सेमीकंडक्टर का प्लांट है वो गुजरात के धोलेरा में बन रहा है। और 2027 से ये इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे टाटा का लगभग यहाँ पे 91,000 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और लगभग 1.25 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। किससे? सिर्फ इस एक प्लांट से। इस एक प्लांट से लगभग 1.25 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये पिक्चर उसी की है, धोलेरा जो टाटा प्लांट है। तो टाटा प्लांट किस तरीके से बना रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद में है अदानी। अदानी भी लगभग 1,000 मेगावाट कैपेसिटी का डाटा सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहा है। लगभग 3 लाख करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिर एल&टी के साथ में जो व्योम कंपनी है, ये भी लगभग डाटा सेंटर के लिए 25,000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। हम बातचीत करते हैं टोक्यो इलेक्ट्रॉन, ये कंपनी है, इसने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। फिर टिलमैन ग्लोबल है, इसने लगभग 10 बिलियन डॉलर का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। फिर जबील है, ये अरब कंट्री की है, इसने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है।
फिर नेक्स्ट जेन जो सेमीकंडक्टर में रिलेटेड काम में आती है, लगभग 8,800 करोड़ का इसने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है। फिर आता है एविएशन। एविएशन में यहाँ पे एविएशन एमआरओ में हम बोलते हैं कि भाई मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशनल, लेकिन यहाँ पे हम बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च और ऑपरेशनल। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे एविएशन इंडस्ट्री की होगी। यहाँ पे हम बातचीत करते हैं अदानी और एम्ब्रर, इन कंपनियों का कोलैबोरेशन हो चुका है और धोलेरा में 2500 एकड़ लैंड इनको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई है। अभी अगर हम बातचीत करें तो लास्ट टू लास्ट फ्राइडे को उन्होंने जो भी राशि होती है स्टार्टिंग की वो जमा भी करवा दिया है और एयरपोर्ट के जस्ट पीछे की साइड में, समुद्र साइड में 2500 एकड़ लैंड इनको अलोकेट हो चुकी है। इसके बाद में है टाटा एडवांस सिस्टम के साथ में एयरबस का, ये भी यहाँ पे ऑपरेशनल है। अगर हम बातचीत करें आज के दिन तो धोलेरा में टोटल फैसिलिटी गवर्नमेंट वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाई है, तो उनको प्रोवाइड जब तक वो नहीं होगी तब तक इनका असेंबलिंग प्लांट जो है वो बड़ौदा में रहेगा। आज के दिन इसका जो प्लांट है असेंबलिंग प्लांट वो बड़ौदा में है और वहाँ पे लगभग 42 एयरक्राफ्ट है वो असेंबल होंगे। और ये फोटो है लास्ट ईयर के ही, लगभग 7-8 महीने पहले की है, जब C-295 फर्स्ट जो एयरक्राफ्ट था वो इंडियन आर्मी को ये जो दिया गया है इनके द्वारा। तो उस दिन की ये फोटो है। लगभग 42 एयरक्राफ्ट यहाँ पे असेंबल होंगे और उसके बाद में वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जब फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाएगी तो ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा धोलेरा में। फिर टाटा पावर सोलर है, ये लगभग 300 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। ये प्लांट स्टार्टअप यानी कि कर दिया है, इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। रिन्यू पावर है, रिन्यू पावर जो अपना सोलर प्लेटें बनाती है, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे स्टार्टिंग है। हम बातचीत करते हैं ग्रू की, चिड़ीपाल ग्रुप की, इसने 3,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और ये भी सोलर की प्लेटें बनाती है, इसका भी वहाँ पे काम का चालू है। फिर रिलायंस इंडस्ट्री है, ये हमेशा एक कदम आगे रहती है, तो ये ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रही है, हाइड्रोजन इकोसिस्टम यहाँ पे ये रेडी कर रही है जो इंडिया में फर्स्ट टाइम यहाँ पे होगा और इसके लिए रिलायंस ने यहाँ पे लगभग 6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है यहाँ पे। लिंडे कंपनी है ये यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद में आइनॉक्स है, ये भी आ चुकी है। इसके बाद में सिंग कंपनी है, ये लगभग 21,000 करोड़ का यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी लगने वाली है इसके यहाँ पे ये प्लांट लगने वाला है। फिर 5 स्टार होटल भी यहाँ पे आ रहे हैं, ये जो जापानीज का 5 स्टार होटल है AJU ग्रुप का, ये यहाँ पे बन रहा है, आज के दिन कंस्ट्रक्शन इसका हो रहा है। और इसका जो रेस्टोरेंट है वो आज के दिन चालू है क्योंकि बहुत सारी जापानीज वर्कर हैं वो धोलेरा में कामकाज कर रहे हैं, तो उनको अच्छा फूड मिले तो उनकी फैसिलिटी के लिए AJU कंपनी ने ABCD बिल्डिंग के अंदर नीचे रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आने वाली हैं। फिर हम बातचीत करते हैं कि केस स्टडी कि अगर कहीं पे कोई अगर इंडस्ट्री आती है तो उसका क्या इम्पेक्ट आता है और वहाँ पे कितना गुना वहाँ पे रिटर्न उनको मिल सकता है, एप्रिसिएशन आ सकता है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, गुजरात का ही लेते हैं क्योंकि मैंने 1-2 बार एग्जांपल दिए थे अपने गुड़गांव के कि मारुति का प्लांट आया उस समय क्या रेट थे और अब क्या रेट हो गए। तो उनने कहा बोले सर ये तो दिल्ली के नियर बाई है, इसके लिए यहाँ पे क्या रेट हाइक हो गए, आप कोई गुजरात का एग्जाम्पल दो। तो हमने गुजरात का एग्जाम्पल दिया था टाटा नैनो का। टाटा नैनो का पहला प्लांट था वेस्ट बंगाल में सिंगूर में, वहाँ से जब यहाँ पे गुजरात में आई, साणंद में आई, तब यहाँ पे लगभग 2010 में ही आई थी और इसमें 1100 एकड़ लैंड में ये बन रही है। जब 2010 में यहाँ पे आई तो 100 गज के प्लाट की रेट, 100 गज के प्लॉट की रेट उस समय मात्र 70 से 80 हज़ार रुपये हुआ करती थी। 2010 में 70 से 80 हज़ार रुपये का मात्र 100 गज का प्लॉट मिलता था जब टाटा नैनो का प्लांट आया था तब। और फिर हमने 2020 में इसका देखा भाई कि कितना रेट हुआ होगा, तो आप बता सकते हो कि 2020 में कितना रेट हुआ होगा? भाई एक छोटी सी तो गाड़ी है, छोटा सा प्लांट है टाटा नैनो का, 5,000 वर्कर इसमें आए हैं, कितना गुना हुआ होगा 10 साल में? 10 गुना हुआ होगा। तो सर यहाँ पे हम अगर बातचीत करते हैं 2010 की, तो 2016 में इंडिया में एक बहुत बड़ी चीज हुई थी, बहुत बड़ी घटना घटी थी, कोई बता सकते हैं 2016 में? हाँ, नोटबंदी है ना।
वैसे भूलने की आदत अच्छी है? 2018 में 2018 में कितना, क्या क्या चीज आई थी इंडिया में? जीएसटी। और 2019-20 में कोरोना, वर्ल्ड की महामारी। तो जब ये जो तीनों की तीनों चीजें आई थी तो उसमें प्रॉपर्टी के रेट बढ़े थे या कम हुए थे? कम हुए थे ना। तो अब बता दो यहाँ पे कितना रेट हुआ होगा है? यहाँ पे अगर हम बातचीत करते हैं तो 2020 में यहाँ पे लगभग 16 से 17 लाख रुपए की रेट हो चुकी थी उसी प्लॉट की। तो कितना गुना हो गया? 20 टाइम्स विद इन 10 ईयर। यानी कि 10 साल में कितना गुना हो गया? 20 गुना हो गया। तो ये क्यों हुआ, कोई बता सकते हैं? 10 साल में 20 गुना होने के पीछे के रीजन क्या है, क्यों हुआ वहां पे? भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, टाटा नैनो का प्लांट आ गया है ना। लेकिन टाटा नैनो के प्लांट में तो सिर्फ 5,000 वर्कर ही हैं। तो क्या 5,000 वर्कर ने मिलकर के वहां पे 20 गुना कर दिया? नहीं ना। एंसिलरीज आई है। क्योंकि सर कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी बनती है तो उसमें सर 2860 कंपोनेंट लगते हैं, मिनिमम से मिनिमम 2860 कंपोनेंट लगते हैं। और वो सारे के सारे कंपोनेंट हैं वो टाटा नहीं बनाती है, अलग अलग कंपनियों से लेती है। तो वही चीज़ें हुई कि जब यहाँ पे जब टाटा नैनो आई तो यहाँ पे इसके जो एंसिलरी जो कंपनियां हैं, तो लगभग यहाँ पे आपने देखा होगा कि 10 साल पहले जहाँ से नैनो प्लांट गया वहाँ आज खेती भी मुश्किल है, और जहाँ पहुँचा वहाँ 450 इंडस्ट्रियाँ लगी। वहाँ पे 450 इंडस्ट्रियाँ लग चुकी हैं। और यहाँ पे लगभग 10 गुना जमीन के भाव 10 गुना हो गए। ये तो मतलब जमीनों के भाव हैं और ये प्लॉट्स के रेट हैं। अभी तो काफ़ी और भी ज़्यादा बढ़ गए। अब यहाँ पे जमीनों का रेट बढ़ने का मेन रीज़न क्या है कि टाटा नैनो में 5,000 वर्कर हैं और यहाँ पे हम बातचीत करते हैं 450 नई इंडस्ट्रियाँ लगी। अगर एक इंडस्ट्री में ऑन एन एवरेज अगर 100 व्यक्ति काम करते हैं तो 450 इंडस्ट्रियों में कितने व्यक्ति काम करेंगे? 45,000 है ना, 45,000 लोग। ये तो 450 कंपनी आई है इंडस्ट्री में। अब बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, तो उनने अपने क्या लगा लिए? वेयर हाउस लगा लिए। तो वहाँ पे ऐसे 600 वेयर हाउस आए हैं। तो एक वेयर हाउस में ऑन एन एवरेज अगर 50 व्यक्ति काम करते हैं तो 600 वेयर हाउस में कितने व्यक्ति काम करेंगे? कितने हो गए? 30,000। ठीक है ना। तो 30,000 वेयर हाउस में है, 45,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है और 5,000 किस में है? टाटा के प्लांट में। टोटल कितने व्यक्ति हो गए? 80,000 हो गए ना। अब यानी कि प्लांट लगा एक और डायरेक्ट रोजगार कितने लोगों को मिला? 80,000 लोगों को। अब ये 80,000 लोग क्या गुजरात से हैं? नहीं है ना, ये ऑल ओवर इंडिया से हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से हैं। तो यहाँ पे एक चीज है, हम दो हमारे दो, कितने व्यक्ति हो गए? है भाई, व्यक्ति आएंगे अकेले तो रहेंगे नहीं, फैमिली के साथ रहेंगे। तो लगभग यहाँ पे आते आते 3 लाख लोगों की बस्ती हो गई। अब 3 लाख लोगों को रहने के लिए क्या चाहिएंगे? मकान चाहिएंगे। और मकान के लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए। तो जमीनों के रेट इसके लिए यहाँ पे बढ़े। अगर आपको बताऊं, अगर आज के दिन में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूं तो क्या यहाँ पे रिटर्न मिलेगा इतना? 20 टाइम्स होगा? नहीं होगा ना। क्योंकि हर चीज का एक सेचुरेशन पॉइंट होता है, सेचुरेशन टाइम होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटे से पेड़ का ही लेते हैं। जब हम छोटा सा पेड़ लगाते हैं तो वो कितना बढ़ सकता है? जितना उसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है उतना ही बढ़ेगा ना। और जब वो पूरा बढ़ जाता है उसके बाद में क्या क्या करता है? फैलता है। ठीक है ना। तो सेम एज इट इज वही की वही चीज इन्वेस्टमेंट में भी है। इन्वेस्टमेंट यानी जहाँ पे प्लानिंग होती है वहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो पेड़ की तरफ पहले मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? इन्वेस्टमेंट हमेशा पहले मल्टीप्लाई होता है और फिर वो क्या होता है? प्लस होता है। क्योंकि वो एक सिचुएशन पॉइंट आ गई है। सिचुएशन पॉइंट आने के बाद वो फिर मल्टीप्लाई नहीं होता, फिर क्या होता है? प्लस होता है। तो यही चीजें हैं। तो अगर हम बातचीत करते हैं कि एक छोटी सी गाड़ी है और छोटा सा प्लांट है, उसने हमारे इन्वेस्टमेंट को सर 20 टाइम्स कर दिया। कितना? 20 टाइम्स कर दिया। तो सर धोलेरा में तो वर्ल्ड के जाइंट प्लेयर आ रहे हैं। धोलेरा में तो वर्ल्ड के जाइंट प्लेयर आ रहे हैं। कितना गुना जा सकता है? अंदाजा लगा सकते हो आप? हाँ, कितना गुना जा सकता है? मोर देन 20 टाइम्स में तो हम मानते ही हैं। लेकिन हमने यहाँ पे श्योरिटी कितने की दी थी बीच में कि 10 साल में 10x
10 टाइम तो जा ही सकता है, लेकिन अगर हम ये चीज़ें देखते हैं, ये अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये 10 टाइम्स तो हमने बहुत कम बोला है। तो सर ये था अपना दोलेरा SIR। अब ये तो हमने दोलेरा SIR की आपको ब्रीफिंग की है, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि दोलेरा SIR किस तरीके का बनेगा। देखना चाहोगे आप? तो सर दोलेरा SIR का जो गवर्नमेंट का जो वीडियो है वो आप रन कीजिए।
तो कैसा लगा आप सबको ये? किन किन को यकीन है कि धोलेरा ऐसा ही बनेगा? सबको यकीन है? वो बोलते ना, बोले मोदी जी हैं तो मुमकिन है ना? तो और वो भी गुजरात में बन रहा है तो बनेगा ही बनेगा, 100% से बनेगा ये। अब यहाँ पे एक नीचे एक सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, ए न्यू गुजरात विद इन गुजरात, की एक नया गुजरात बन रहा है गुजरात के अंदर। अगर इसका हम भावार्थ अगर निकालते हैं कि ये क्या है, तो जैसे अगर हम देखते हैं तो पूरे गुजरात की जो पॉपुलेशन है आज के दिन लगभग 5 से 5.5 करोड़ के लगभग है। अगर हम धोलेरा की बातचीत करें तो धोलेरा में अगर 60 लाख लोगों को अगर डायरेक्ट रोजगार मिलता है, 60 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलता है, तो यहाँ पे वही है, हम दो हमारे दो, कितने लोग आएंगे? लगभग 2.5 करोड़ लोग। तो पॉपुलेशन के आधार पे यहाँ पे पब्लिक बहुत सारी आएगी। और दूसरा है फाइनेंशियल तौर पे, कि यानी कि पूरा गुजरात जितना टर्नओवर करता है उतना टर्नओवर अकेला कौन करेगा? धोलेरा SIR करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये खुद कोट किया है कि ए न्यू गुजरात विद इन गुजरात। तो ये सारी चीज़ें थी और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Rajil sir, please, we request you to